नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने शब्दालंकार के भेद और शब्दालंकार के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर की है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे अर्थालंकार की। ठीक है, तो पहले चलते हैं परिभाषा की तरफ में। इससे पहले कि मैं पूरा वीडियो स्टार्ट करूं, पूरा वीडियो शुरू करूं, परिभाषा बताऊं, आपको भेद बताऊं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, अर्थ अलंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व नष्ट नहीं होता। देखिए, कोई काव्य है, ठीक है, और कुछ शब्द, उसका जो अलंकार है, उसकी जो विशेषता उसके अर्थ पे डिपेंड करती है, उसके अर्थ पे आधारित है, तो वहीं पे अर्थ अलंकार होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे अर्थ अलंकार के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मेन अर्थ अलंकार के चार ही भेद हैं जिनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। वैसे तो काफी सारे भेद होते हैं, इनके भी, फिर रूपक के भी और उसको क्लासिफिकेशन किया है, उपमा के भी और कई भागों में बांटा है, बट मेन जो हम पढ़ेंगे चार ही पढ़ेंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। उपमा क्या है? देखिए, उपमा का अगर हम अर्थ से भी समझें तो उपमा का अर्थ होता है कंपैरिजन, समानता करना, तुलना करना। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ होता है समीप से और मा का अर्थ होता है तुलना। ठीक है, आपको इतना बड़ी परिभाषा अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो बस एक छोटा सा शब्द याद रखिए, तुलना। जहाँ पे भी हम किसी भी वस्तु से तुलना करते हैं वहां पे उपमा अलंकार होता है। पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण हम देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। तो यहाँ पे जो उपमा है वो क्या है? चंद्र खिलौना, नहीं कि चंद्रमा रूपी खिलौना। खिलौने की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे क्या है? कमल रूपी चरण। यहाँ पे अलंकार में चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, यहाँ पे दिया है। और उपमा किससे की गई है? भगवान के चरणों की कमल से की है। ठीक है, इसी प्रकार और भी यहाँ पे दिए हैं: राम कृपा भव निशा से रानी, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा, चरण सरोज पखारन लागा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन, तो यहाँ ये एक्चुअली मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये बहुत ही फेमस है, मीरा जी का पद है ये। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के नाम को भी एक बहुत बड़ा रतन बोला है, कि वो कर कि मैंने, मेरे पास भगवान कृष्ण का नाम है और मैंने, मेरे पास सिर्फ यही नाम रूपी रतन है और कुछ नहीं है। एक राम घनश्याम में चातक तुलसीदास, ये सारे, देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन किया वो चातक रूपी, चातक से किया गया कंपैरिजन। ठीक है, प्रेम सलिल यानी प्रेम रूपी सलिल, किससे कहते हैं? सलिल का मतलब होता है जल। चरण सरोज, वही चरण कमल, सरोज का मतलब होता है कमल, सरोज क्या है? कमल का पर्याय है। चरण सरोज पखारन लागा, जो कमल रूपी चरण है उनको पखारने लगे, उनको धोने लगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन अब। रूपक अलंकार। उपमा में, अलंकार में चार भेद, उसके चार पार्ट होते हैं। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो उपमा किसे, उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, इनको मैं क्लियर करता हूँ। अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए, जिसको कंपेयर हम कर रहे हैं, जिसकी समता हम दिखा रहे हैं, तो उसको उपमेय कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे मुख की जो समानता है वो चंद्रमा से बतलाई गई है, और यहाँ पे उप में क्या होगा? मुख। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात
उपमेय को जिसके समान बताया जाए। अगर हम ऊपर वाले उदाहरण के हिसाब से चलें तो यहाँ पे चंद्रमा उपमान है, ठीक है, जिससे हम उसकी तुलना करते हैं वो उपमान है। नेक्स्ट, साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उक्त व्यक्ति में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है तो सुंदरता साधारण धर्म है। इसको हम एक तरह से विशेषण भी कह सकते हैं क्योंकि विशेषता बतलाता है, तब वो धर्म साधारण धर्म होता है। आखिर ये वाचक, उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अलंकार की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। रूपक, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेदी रूपक है। देखिए, ये जो परिभाषा दिया है ये पढ़ने पे एकदम समझ आएगी नहीं, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं मैं। तो इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे पद दिए हुए हैं ना, काव्य के जो भी पद हैं, उनमें एक दूसरे में एक तरह से आरोप होता है, बट वो आरोप निषिद्ध नहीं होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। देखिए, अंबर को यहाँ पे कैसा माना गया है, पनघट के जैसा, तो ये रूपक अलंकार है। तारा घट, तारा को कैसा माना गया, घाट के जैसा। और उषा जो प्रातः की लालिमा है उसको एक नगर के जैसा माना गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये लास्ट है। ठीक है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमेय जो प्रेजेंट, काव्य यहाँ पे पोइट्री प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें एक तरह से जो कल्पना की गई है उसकी जो संभावना है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे उपमेय तो प्रस्तुत है काव्य में, उसको पढ़ के हमने कोई कल्पना की और वो उस काव्य में प्रेजेंट नहीं है, उसी को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे फूले का सकल मही छाई, बनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। फूले कास सकल मही छाई, देखिए कास को जो फूल होता है ना वो एक पुष्प होता है, ठीक है, तो वो कब खिलता है, वर्षा के बाद में। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु के आगमन के बाद, वर्षा ऋतु के जाने के बाद शरद ऋतु के आगमन की यहाँ पे प्रस्तुति है। यहाँ पे लिख रहा है जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो कास का फल कब छाएगा, जब बारिश जाने वाली होती है, ठीक है, तो वो बारिश के मौसम का वो बुढ़ापा है, ठीक है। और शरद ऋतु ठंडी के मौसम के आने वाले का वो कास का फूल छाता है, क्योंकि उस वक्त जो सर्दी का मौसम है, शरद ऋतु, वो अपने यौवन पर होती है और कास का फूल तब प्रफुल्लित होता है, तब वो छाता है। उसी प्रकार यहाँ पे और एग्जाम्पल और उदाहरण दिए हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। लता भवन्ते प्रकट भय, तही अवसर दो भाय, मनुनिक से जुग विमल बितु, जलद पटल बिलकाय। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े जड़े, जड़े। अब इनको तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। जब जौहर के टाइम पे पद्मावती, देवी पद्मावती ने बहुत सारी अपनी सभी सखियों को बुलाया था, तो जनु फुलवारी सबे चली आई। हर एक सखी थी, हर एक जन एकदम फुलवारी की तरह, एकदम प्रसन्नचित्त होके, सबके सब एक साथ जड़े हुए सब चले आए। जैसे फुलवारी में फूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार वे सब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रानी पद्मावती के बुलावे पे सब एक साथ चले आए। ठीक है मेरे दोस्तों, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। तो अब अब इसको पढ़ने से सिंपल पता चल जाता है कि अगर किसी कवि ने बहुत मोटी मोटी या बड़ी बड़ी आंखें देखी हैं, ठीक है, और वो आंखें बहुत खूबसूरत हैं,
तो उस कवि को ऐसा लग रहा है कि हीरक हीरक एक एक तरह का जो यंत्र होता है, या फिर उसको एक पदार्थ पदार्थ तो नहीं कह सकता मैं, उसके बीच में नीलम जड़ा हुआ होता है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसी की बड़ी-बड़ी आँखें इतनी चमकीली हैं कि कवि को ऐसा लग रहा है कि एक गड्ढे में किसी ने नीलम रख दी हैं गोल-गोल। तो कवि ने ये यहाँ पे रचना की है। तो यही था आज का अर्थालंकार, लास्ट हो चुका है अर्थालंकार का, ठीक है? और आज इस वीडियो में आपका अलंकार भी पूरा हो गया। अगर डेफ़िनेशन भी याद करते हैं और फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे उम्मीद है हम क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है? एक बार सिलेबस हो जाए तो फिर हम अच्छे से जो सैंपल पेपर्स हैं उनको करेंगे, ठीक है ना? ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।